और आज एनाटॉमी में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका फॉर्मेशन जो होता है एक सिंगल सेल से ही होता है। अब जैसे कि हम हमारी बात कर ले, ह्यूमन बींग्स की बात कर ले, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जब एक स्पर्म एंड ओवम आपस में फ्यूज करते हैं तो सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसी सिंगल सेल जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, ग्रोथ होता है, तब जाके एज एन ऑर्गेनिज्म हमारा फॉर्मेशन होता है। और ऐसा नहीं है कि जब हम एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं तो ये प्रोसेस रुक जाता है, नहीं। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलता है। अब जैसे कि किसी इंजरी के कारण हमारा सेल डैमेज हो जाए या फिर सेल अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद ओल्ड हो जाए, तो उनको न्यू सेल्स रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कैसे होता है? ये सेल डिवीजन के थ्रू थ्रू ही होता है, ताकि जो है टिश्यू की इंटीग्रिटी बनी रहे और हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करती रहे। तो आज हम इसी सेल डिवीजन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सेल डिवीजन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक मियोसिस, दूसरा माइटोसिस। तो मियोसिस जो होता है ह्यूमन बींग्स में सिर्फ एक ही सेल्स में होता है, वो है जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, तो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हो जाएंगे। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से जो है 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो डॉटर सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होंगे। जर्म सेल्स को छोड़ के हमारी पूरी बॉडी में माइटोसिस होता है। तो आज हम इसी माइटोसिस के बारे में ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला लाइन है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, जो कि शेल्डन एंड शॉन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि जो भी न्यू सेल्स अराइज करते हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो पहले से प्रेजेंट प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही होता है। वो कैसे? द प्रोसेस बाय विच दिस अकर्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। और जिस प्रोसेस से ये होता है उसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। Cell division is required for growth, repair and reproduction to occur. सेल डिवीजन किस लिए जरूरी है? सेल डिवीजन जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए। कहीं पे किसी कारण से इंजरी हो जाए तो उसके रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे हमारी प्रोजेनी आगे बढ़े, इसीलिए रिप्रोडक्शन के लिए भी जो है सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल duplicates its genome, synthesis the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. तो सेल साइकिल एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें सेल क्या करता है? सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल जो सेल में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सेल क्या करता है? अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर लेता है, दुगना कर लेता है। और क्या करता है? सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। सेल में अदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है, कुछ प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स है, उसको भी जो है सिंथेसाइज करता है। और फिर क्या करता है? एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। उसी को सेल साइकिल कहते हैं। अब जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है? ये सेल के अंदर प्रेजेंट इसका न्यूक्लियस है और ये आपका जेनेटिक मटेरियल इस फॉर्म में होता है ना। तो क्या होता है कि सेल एक सेल से डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में दो डॉटर सेल्स बनने वाले हैं एक सेल से, ठीक है? तो इस बीच में सेल अपने जीनोम को दुगना करता है, डुप्लीकेट करता है। और जितने भी अदर कंस्टिट्यूएंट्स हुए, जैसे कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हुए, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसकी भी सिंथेसिस होती है। क्यों होता है?
अब एक सेल डिवाइड होके 2 सेल्स बनने वाला है, ठीक है? तो जो है दोनों सेल्स बनने वाले हैं, तो दुगना मटेरियल चाहिए। अब दोनों को सेल अपना मटेरियल हाफ-हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसा तो नहीं करेगा कि किसी एक सेल्स को उसने ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें दे दी और एक को कम दिया, नहीं। दोनों को इक्वली सारी चीज़ों को बाँटना है। तो इसीलिए सेल डिवाइड होने से पहले सारी चीज़ों की मात्रा को बढ़ाता है, दुगना करता है, ताकि वो एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो सके। तो उसी को यहाँ पे टर्म दिया गया है सेल साइकिल, या फिर आप दूसरा डेफिनेशन से समझ सकते हैं। द पीरियड बिटवीन द पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन इज नोन एज द सेल साइकिल। दो सेल डिवीजन के बीच में जो पीरियड है उसको सेल साइकिल बोलते हैं। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। तो सेल साइकिल को जो भी है दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला इंटरफेज है। इंटरफेज में जो होता है वो सेल डिवीजन की तैयारी होती है। कैसे? जितनी भी कंस्टिट्यूएंट्स है सेल के अंदर, उसी में उस इसी पीरियड में सेल उन सारे कंस्टिट्यूएंट्स को दुगना करता है, डुप्लीकेट करता है। वही हो गया हमारा इंटरफेज वाला पीरियड। दूसरा है एम फेज। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इसी को माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। तो इंटरफेज कौन सा फेज है? जिसमें सेल डिवाइड होने का डिसीजन लेता है और अपने जितने भी अदर कंस्टिट्यूएंट्स है उसको दुगना करता है। और एम फेज वैसा फेज है जिसमें सेल फाइनली डिवाइड हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं ताकि सेल साइकिल हमें और अच्छे से समझ आए। तो ये रहा हमारा डायग्राम, सेल साइकिल का डायग्राम। ये डायग्राम शो कर रहा है कि कैसे एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको समझते हैं अब हम। तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल साइकिल को टू फेजेस में डिवाइड किया गया है, एक इंटरफेज, एक एम फेज। तो इंटरफेज को भी जो है ना थ्री फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो इंटरफेज को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या हो रहा था, सेल प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी की। तो ये हमारा इंटरफेज हो गया। दूसरा कौन सा फेज था? एम फेज। तो एम फेज में जो है एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा था। तो ये रहा हमारा एम फेज। एम फेज में आपका दो पार्ट्स हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा था कि कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। सेल में सबसे पहले क्या होता है कि सेल प्रिपेयर हो रहा हो सॉरी तो सबसे पहले क्या होता है कि सेल प्रिपेयर हो रहा होता है डिवीजन के लिए। फिर सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होता है, कैरियोकाइनेसिस, जिसको एम फेज बोलते हैं। और फिर क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो उसको बोल रहे होते हैं साइटोकाइनेसिस। तो अब इसी डायग्राम को जो है हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division. क्या कर रहा है? Preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. तो इंटरफेज को जो है वो रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सेल रेस्ट मोड में होता है, प्रिपरेशन कर रहा होता है डिवीजन के लिए। इसमें क्या होता है, इस फेज में सेल साइज में भी बड़ा होता है, सेल ग्रो होता है। सेल में जो साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो वो जो है बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो सेल बड़ा होता है। साथ ही साथ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन कहने का क्या मतलब है? डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एक ऑर्डरली मैनर में। तो यही इंटरफेज में हो रहा होता है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो इंटरफेज जो है आपका 95% से ज्यादा टाइम ले रहा है। देखिए, हमारा 2 फेजेज़ है सेल साइकिल में, एक एम फेज़ होता है, एक इंटर फेज़ होता है। तो इंटर फेज़ में प्रिपरेशन हो रहा होता है सेल डिवीज़न का, तो वो क्या होता है, इंटर फेज़ 95% ऑफ टाइम ले रहा होता है। सोच सकते हैं 95%, और बाकी जो 4-5% बचा, उसमें एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है। तब हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज़ लॉन्गर फेज़। ये सबसे लॉन्गर फेज़ है सेल साइकिल का।
ह्यूमंस की बात करें अगर तो ह्यूमंस में एक सेल को जो है डिवाइड होने में एक एवरेज टाइम लिया गया है कि एक सेल को डिवाइड होने में एवरेज 24 आवर्स का टाइम लगता है, जिसमें से मात्र 1 आवर में सेल डिवीजन होता है। बाकी जो आपका टाइम बचा वो सेल प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा टाइम ले रहा होता है इंटरफेज। तो सेल की प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, मतलब सेल डिवाइड होने का जो प्रिपरेशन होता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो क्या है कि दिस इज लॉन्गर फेज एंड 3 सेपरेट स्टेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड। तो इसके भी 3 सेपरेट फेजेस थे, है ना। पहला है जीवन फेज, जिसको यहाँ पे गैप 1 भी बोल रहे हैं। दूसरा है एस फेज, जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। एंड हमारा तीसरा है G2 फेज, जिसको गैप 2 फेज बोलते हैं। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि इन तीनों फेज में किस तरह से सेल प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग जीवन फेज के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो जीवन फेज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जीवन फेज जो है इंटरवल है, किसके किसके बीच का इंटरवल है? माइटोसिस का और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का इंटरवल है। वो कैसे? जैसे कि ये हमारा हो गया माइटोसिस फेज एम फेज, और ये हो गया हमारा सिंथेसिस फेज जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। तो जीवन फेज जो है इसके और इसके बीच का इंटरवल है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं जीवन फेज। अगला क्या है? ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। तो जीवन फेज में क्या होता है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, साइज में बड़ा होता है। इसके अंदर जो भी जो साइटोप्लाज्म थे ना वो बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? सेल बड़ा होता है, लेकिन इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हमारा अगला फेज में होगा, एस फेज में होगा। तो इसमें सेल जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिल डुप्लीकेशन आल्सो अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। तो जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स थे उनका डुप्लीकेशन भी इस फेज में होता है। अब जैसे कि क्या मैंने बताया था पहले कि एक सेल 2 सेल बनने वाला है, तो दोनों सेल को इक्वल इक्वल चीजें डिवाइड होंगी। इक्वल इक्वल जैसे कि क्या हो रहा है, सेल एक तरह से बंटवारा कर रहा है ना, अपने अंदर के जितने सामान है उसको आधा एक सेल को देगा, आधा दूसरे सेल को देगा। तो सभी चीजें अंदर में दुगनी होंगी। तो वैसे ही सेल ऑर्गेनिल्स भी जो होता है डुप्लीकेट होता है इस फेज में, जीवन फेज में। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। तो इस फेज में प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस होता है, क्योंकि माइटोसिस के लिए तैयारी हो रही है तो प्रोटीन्स का भी जरूरत होगा सेल डिवीजन के दौरान में। तो इसीलिए प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहाँ जीवन फेज में हो रहा है। तो हमने जीवन फेज में क्या देखा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जीवन फेज में हमने देखा कि सेल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स का भी डुप्लीकेशन हो रहा है और प्रोटीन की भी सिंथेसिस हो रही है, लेकिन इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा जीवन फेज। देखिए कुछ एनिमल सेल्स में जो होता है, ह्यूमन बींग्स में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फर्दर डिवीजन में नहीं जाते, डिवाइड नहीं करते। तो ऐसे सेल्स क्या होता है कि ऐसे सेल्स G0 फेज में चले जाते हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं करते और हम इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं वो हमेशा के लिए। जैसे हमारे बॉडी में जैसे एक होता है हार्ट सेल, एक होता है नर्व सेल, ये फर्दर डिवाइड नहीं करते और हमेशा के लिए वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसको जी नोड या क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। तो ऐसा होता है ना, हमने सुना है कि एक बार ये सेल्स डैमेज हो गई, नर्व सेल्स डैमेज हो गई तो दोबारा वो क्या होता है, दोबारा ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए जो है हमारे बॉडी में 2 ऐसे सेल्स हैं जो परमानेंटली जीनोड फेज में चले जाते हैं। हम्म, तो ये हमने जीवन फेज समझ लिया। अगला हम देखते हैं एस फेज, जिसको सिंथेसिस फेज बोल रहे थे। इसमें क्या है? द क्रोमोसोम रेप्लिकेट फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है रेप्लिकेट कर रहा है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है, जिसके कारण से 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए बन रही है यहाँ पे।
वो कैसे? जैसे कि ये देखिए फिगर से समझिए। अभी यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेज़ेंट है तो उसका एक आर्म है, एक आर्म ऊपर है, एक आर्म ऊपर है। अभी जब इसका रेप्लिकेशन हुआ तो ये इसका एक और आर्म आ गया, है ना? और इसी क्रोमोसोम में ऐसे डीएनए के धागे प्रेज़ेंट होते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ तो डीएनए भी डबल हुआ। डीएनए डबल हुआ तो एस फ़ेज़ के दौरान सेल में जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। अगला है डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। क्या? डीएनए रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो हमने देखा कि न्यूक्लियस में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को ही रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक और चीज बताना था, जैसे कि ये क्रोमोसोम का एक और आर्म बना ना, तो अब हम इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। इन दोनों को जो है हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स। हम्म। तो ये हमारा हो गया सिस्टर क्रोमेटिड्स। और क्या हो रहा है यहाँ पे? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो वो हो रहा है न्यूक्लियस में। और सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट कर रहा है साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन के दौरान। तो हम आगे देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अगला पॉइंट देखते हैं। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, देन इट इंक्रीजेस टू 4C। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे डीएनए डबल हो रहा है, इसीलिए अगर डीएनए को इनिशियली 2C करके डिनोट कर रहे थे, तो एस फेज के बाद हम इसे 4C करके डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट डबल हो जा रहा है। However, there is no increase in the chromosome number। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं करता। यहाँ पे क्या हो रहा है? भले ही इसका अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन नंबर सेम रहेगा। अगर इनिशियली 46 क्रोमोसोम है, तो एस फेज में जब ये डबल होगा क्रोमोसोम, बोलते हैं ना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तब भी इसे हम 46 ही काउंट करेंगे। यहाँ देखिए एक आर्म है, एक आर्म से दो आर्म हो जा रहा है, लेकिन क्या इसका नंबर इंक्रीज हुआ? नहीं, नंबर तो सेम ही है ना। अभी भी इसको वन ही काउंट करेंगे, रेप्लिकेट करने के बाद भी वन ही काउंट करेंगे। तो इसका अमाउंट बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा, नंबर सेम रहेगा। तो ये लाइन हमारा यही बोल रहा है। तो अब हम लोग इसका इंटरफेज का लास्ट फेज देखते हैं, डेट इज G2 फेज। तो अब हम देखते हैं इंटरफेज के लास्ट फेज को, डेट इज G2 फेज। G2 फेज मतलब गैप टू फेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? G2 phase is the phase of cytoplasmic growth, so cell growth continues। तो ये ऐसा फेज है जिसमें साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता है, इसके साथ ही सेल का ग्रोथ कंटिन्यू होता है। तो हमने देखा था कि G1 फेज में भी सेल ग्रो कर रहा था, फिर हमारा एस फेज आया था जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है। वापस से G2 फेज में जो है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कंटिन्यू होता है। अगला क्या है? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। तो यहाँ पे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है ताकि वो प्रिपेयर कर सके माइटोसिस के लिए। हाँ, जीवन फेज में भी हमारा प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा था, और इसमें भी जो होता है वापस से प्रोटीन का सिंथेसिस कंटिन्यू होता है। तो ये हो गया हमारा G2 फेज। तो इतने से हमने समझा कि इंटरफेज के 3 फेजेस है जिसमें सेल प्रिपेयर हो रहे थे डिवीजन के लिए। दैट इज G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो ये जो है सेल साइकिल का 95% ऑफ टाइम ले रहा है। 95% ऑफ टाइम इंटरफेज ले रहा है, और बाकी जो 5% टाइम बचा वो ले रहा है एम फेज। मतलब कि प्रिपरेशन में हमारा आधा से भी ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना था? मतलब 23 आवर्स लग रहा है। हमने देखा था कि एवरेज टाइम एक सेल को डिवाइड करने में 24 आवर लग रहा है, जिसमें से 23 आवर इंटरफेज ले रहा है, और बाकी जो 1 आवर बच गया वो हमारा एम फेज ले रहा है। तो इसके साथ ही जो है हमारा इंटरफेज
कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एम फेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के क्लासेस यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पे आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका अपडेट भी मिलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।